जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज के जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये क्लास 10th का मैथ होगा और चैप्टर होगा 3। तो हम आज बताने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम समझते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और इसका स्वरूप कैसा होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम समझते हैं दो चर वाला। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चर क्या होता है। तो चर वैसा संख्या होता है, वैसा मान जो हमेशा बदलता रहता है, मतलब कि हम ज़रूरत के हिसाब से उसको हम बदल सकते हैं। तो चर में हम क्या एक्स वाई जेड ए बी सी हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो चर वाले, मतलब कि इसमें दो गो चर होगा। तो जब हम इस इक्वेशन को बनाएंगे रैखिक समीकरण युग्म, तो युग्म मतलब कि जोड़ा, मतलब कि दो गो होगा। तो रैखिक समीकरण बोल रहा था। रैखिक समीकरण का मतलब होगा कि आपका जो पावर होगा उसका एक होगा। पावर कितना होगा? एक होगा, ठीक। मतलब कि हम पहले पढ़ चुके हैं द्विघाती, त्रिघाती, एक घाती। तो यहाँ पर एक घात वाला होगा, जैसे x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से ये रैखिक हो गया समीकरण। और इसमें देखिए दो गो चर हो गया, एक x हो गया और एक हो गया आपका y। एक x हो गया और एक क्या हो गया? y। यहाँ पर दो गो चर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, p प्लस 3q प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या हुआ? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दो गो युग्म, मतलब दो गो समीकरण होगा। ये पहला होगा x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 2x प्लस 3y या 4y या यहाँ पर 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन एक होगा और ये इक्वेशन दो होगा, मतलब कि यहाँ पर दो गो इक्वेशन होगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अगर हम वेरिएबल दो ले रहे हैं तो हमारा इक्वेशन भी दो होना चाहिए, तभी हम वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। अगर हमारा वेरिएबल 3 है तो इक्वेशन भी 3 होना चाहिए, तभी हम तीनों वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। मतलब कि एक समीकरण में जितना आप वेरिएबल लेंगे उतना आपका समीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है तो हमारा दो गो इक्वेशन होना चाहिए, ताकि हम इसको सॉल्यूशन करके बारी बारी से दोनों वेरिएबल का मान निकाल सकें। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्वरूप कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है। यहाँ पर लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल कैसा? देखिए यहाँ पर होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा एक समीकरण का रूप होगा इस तरह का, जहाँ a b और c जो होंगे वो सदस्य होंगे रियल नंबर का। ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा सिंबल है ये इसके सदस्य होने का, ये ई नहीं है, ये सदस्य होने का एक सिंबल है कि ए बी सी जो होगा ये सदस्य होगा, किसका होगा? रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्या का। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? दुनिया का कोई भी नंबर। कोई भी नंबर क्या होगा आपका? यहाँ पर ए बी सी का हो सकता है। जैसे ए बराबर आप 2 भी लिख सकते हैं, बी बराबर 3 भी लिख सकते हैं, सी बराबर 7 भी लिख सकते हैं, ए बराबर √2 भी लिख सकते हैं, बी बराबर -4 भी लिख सकते हैं, सी बराबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं। तो रियल नंबर का मतलब ही होता है दुनिया का कोई भी नंबर क्या होता है?
आपका रियल नंबर होता है। मतलब कि ए, बी और सी के स्थान पर कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। और ए और बी जो होगा आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ए कभी भी जीरो नहीं होगा और बी भी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए और बी का मान जीरो हम नहीं लेंगे। अब इसके रूप के मतलब इसी रूप के समीकरण को दो चर x और y वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इस तरह का अगर होगा आपका फॉर्मेट में तो हम इसको कहेंगे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं 5x - 3y + 4 = 0। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं √2x, x बाहर है, +5y + 3 = 0। या ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 x + 3/5y - 1 = 0। जहाँ आप समझ सकते हैं कि ए और बी के शून्योत्तर होने का शर्त है क्या, शून्योत्तर होने का क्या शर्त है, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में। मतलब कि कभी शून्य नहीं लेना है, ए बी को कभी शून्य नहीं लेना है, सी शून्य हो सकता है, ठीक। तो ए और यहाँ पर लिख लीजिए ए और बी के शून्येतर होने की शर्त को a² + b² = 0 के नॉट इक्वल टू 0 के रूप में भी लिखा जा सकता है, इस तरह से। तो चलिए अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से संबंधित हम लोग प्रश्नों को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्वरूप कैसा होता है, तो इस तरह का होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज में, इसको हल कैसे करेंगे, प्रश्न कैसा आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर बिहार बोर्ड का बुक होगा तो उसमें 3.1 दिया है, ये क्वेश्चन दिया होगा। अगर एनसीईआरटी होगा तो ये वाला जो प्रश्न है ये सब नहीं मिलेगा। वो हमारा जो 3 पॉइंट यहाँ पर जो हम 2 स्टार्ट करेंगे वो बिहार बोर्ड का, तो वो जो है 3.1 के रूप में होगा एनसीईआरटी में। जैसे एनसीईआरटी में ये 3.1 दिया है और ये बिहार बोर्ड में 3.2 दिया है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। चलिए तो हम सबसे पहले 3.1 पढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म से संबंधित प्रश्न कैसा होगा और हम इसको कैसे बनाएंगे। तो चले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका क्या है, ये डायरेक्ट ये बोल रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी y का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बीजगणितीय बोला है, इसका मतलब एक समीकरण बनाना है, आपको इक्वेशन बनाना है। और ये ग्राफीय विधि मतलब कि एक ग्राफ का यूज करके हमको इसका हल निकालना है x और y का। वो कैसे निकालेंगे हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर बोल रहा है आफ्ताब है और इसकी पुत्री है, तो दो व्यक्ति है,
इसका मतलब कि हम दोनों का आयु जो है अलग अलग मानेंगे, एक का x मानेंगे और एक का y। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर ये 7 वर्ष पूर्व कर रहा है या 7 वर्ष बाद कहेगा या 3 वर्ष पहले कहेगा या 3 वर्ष बाद कहेगा, तो आयु जो है दोनों का बराबर घटेगा या दोनों का बराबर जुटेगा, इसलिए कि कभी भी किसी का एज जो है रुकता नहीं है। जैसे आप दो भाई हैं तो आप दोनों जन का, अगर आप 3 वर्ष है और आपका एज 3 वर्ष है और आपका बड़े भाई का 5 वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो आप में भी 2 वर्ष जुटेगा और इसमें भी 2 वर्ष जुटेगा। मतलब कि दोनों जन में 2 वर्ष जुटेगा। ऐसा नहीं कि आप 5 वर्ष को हो गए तो आपका भाई 4 वर्ष का भी है, नहीं, उसका भी 2 वर्ष जुटेगा। एज जो है कभी किसी का रुकता नहीं है, इसलिए कभी भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर 7 वर्ष पूर्व बोला है तो इसका मतलब कि दोनों में से 7 वर्ष घटेगा, अगर हम वर्तमान आयु उसका कुछ मानते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं और बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल। तो लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान बोले तो अभी जो चल रहा है, अभी वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, x वर्ष है, x वर्ष हमने x माना है, तथा उसकी पुत्री की आयु, वर्तमान आयु बराबर क्या है, y वर्ष। अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते, चलिए, तो अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर एंड द एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y ईयर। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x - 7 और उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो y - 7। ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष पूर्व बोला तो दोनों में से 7 घटेगा। बिफोर 7 ईयर्स द एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x - 7 एंड हिज डॉटर एज इक्वल टू y - 7। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 समीकरण बनाना है, तो हम पहली स्थिति लेते हैं। पहला स्थिति के अनुसार क्या होगा कि यहाँ पर देखिए बोला है कि 7 वर्ष पूर्व जो है आफ्ताब जो है अपनी बेटी का 7 गुनी हो जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात है। तो 7 वर्ष पूर्व तो x - 7 बराबर y - 7, लेकिन ये बराबर कब होगा, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर कब होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी हो जाएंगे, मतलब कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी का 7 गुनी हो जाएगा। तो हमें उल्टा गुना करना होगा बराबर रखने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 5 रुपया है और आपके छोटे भाई के पास 3 रुपया है, लेकिन हमने यहाँ पर बराबर का साइन दे दिया है, तो बराबर का साइन दिया है तो इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि हम अपने छोटे भाई, हमारे पास जो पैसा है हमारे छोटे भाई से 2 रुपया ज़्यादा है, तो 2 रुपया ज़्यादा है तो 2 रुपये हम आप में नहीं ऐड करेंगे, आपके छोटे वाले भाई में ऐड करेंगे। इसलिए कि हमने यहाँ पर बराबर का साइन दिया है, और छोटे वाले भाई में इसलिए ऐड करेंगे ताकि बराबर हो जाए। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला है कि 7 गुनी हो जाएंगे, मतलब कि आफ्ताब 7 गुनी हो जाएगा ना, तो आफ्ताब में 7 से गुना नहीं करेंगे, उसकी बेटी में 7 से गुना करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आफ्ताब का, और ये है इसकी पुत्री का।
तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यही समझना है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं और इक्वेशन नहीं बना पाते हैं कि 7 से किस में गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 7 गुनी आयु का था, कौन था, अवतार था ना, तो हम अवतार में गुना नहीं करेंगे, उसकी बेटी में करेंगे। अब हम यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 7 से गुना करते हैं तो 7y माइनस 49। अब x और y वाले को एक तरफ करते हैं, तो x सॉरी यहाँ पर y होगा, तो x माइनस यहाँ पर 7y माइनस 49, तो यहाँ पर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, और ये माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में, तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 42। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट। पुनः अब हम पुनः चलेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ पर अब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, पुनः 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अवतार का आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और उसकी पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, तो y प्लस 3। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा, तो अवतार रह जाएगा 3 गुनी आयु का। यहाँ पर बोल रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अवतार बोल रहा है, तो हम अवतार में 3 से गुना नहीं करेंगे, उसके पुत्री में हम 3 से गुना कर देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बराबर का साइन दिया है, तो इक्वेशन को दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमको उल्टा गुना करना पड़ता है या उल्टा जोड़ना पड़ता है, मतलब कि इसके हिस्से को उसको हिस्सा में देना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पर गुना करेंगे एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 3 का 9। यहाँ पर भी ऐसे ही किया, एक बार इसमें गुना किया और एक बार इसमें गुना किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, इसको अब इधर लाते हैं इधर, और इक्वल टू 9 माइनस 3, इसको उस साइड में ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका 2 वेरिएबल बन गया। तो ये जो है आपका प्रश्न में क्या बोला था कि बीजगणितीय रूप में लिखना था, तो बीजगणितीय रूप क्या क्या आ गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि बीजगणितीय रूप क्या हुआ आपका, यहाँ पर बीजगणितीय रूप में आप क्या लिखे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 इक्वेशन 1 है, और ये आपका x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हो गया आपका दूसरा। दूसरा क्या बोला था यहाँ पर आपको कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। अब ग्राफ पेपर का यूज करना है और उसको बनाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर आपको कि ग्राफ पर इसको कैसे दर्शाते हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिएगा और उस ग्राफ पेपर में उसके बीच लाइन को ऐसे खींच लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा ये आपका जो है x अक्ष है और ये आपका जो है y अक्ष है, x एक्सिस और y एक्सिस, y अक्ष है, ठीक। तो इधर के प्लस में रहता है, इधर को माइनस, तो माइनस वाले को x डैश बोलते हैं और y डैश बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इक्वेशन के हिसाब से करते हैं कि हमारा इक्वेशन कितना बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो है छोटा छोटा है, मतलब इसमें जो वैल्यू है रियल नंबर का छोटा छोटा है, तो इसलिए हम छोटा छोटा लेंगे। कैसे छोटा लेंगे, तो ये ओरिजिन है आपका 0, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी बड़ा होता तो हम और भी बड़ा ले सकते थे।
अगर बड़ा होता तो हम 10 के रिस्पेक्ट में लेते, जैसे मतलब हम एक को हम 10 मान लेते, 20 मान लेते, 30 मान लेते, 40 मान लेते, ऐसे मान लेते हैं। और इससे भी बड़ा होगा तो हम इसको मान लेंगे, मान लीजिए पहला को 100 मानेंगे, 200 मानेंगे, 300 मानेंगे। अगर आपका बड़ा इक्वेशन यहाँ पर 500 रहता, 600 रहता तो हम 100 के रिस्पेक्ट में मानते, ठीक है। और 100 तक रहता तो हम 10 के रिस्पेक्ट में मानते, ताकि ग्राफ जो है हमारा छोटा, इतना लंबा तो जाएगा नहीं, तो इसलिए छोटे वैल्यू को हम बड़े वैल्यू में वहाँ पर दर्शा देते। अब इसको भी मान लेंगे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ज़रूरत के हिसाब से और आगे लिख लीजिएगा। इसको -1, इधर -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और नीचे में भी -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से हम लिख सकते हैं, -6। अब ध्यान दीजिएगा कि हम ग्राफ पर इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 बॉक्स आपको बनाना होगा ग्राफीय के लिए। यहाँ पर लिखते हैं हम ग्राफीय रूप में प्रदर्शन। ग्राफीय रूप में प्रदर्शन कैसे प्रदर्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका एक इक्वेशन के लिए x बॉक्स x - 7y - 42 है, तो इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में क्या होगा वो समझते हैं। और एक और इक्वेशन है x - 3y = 6 और यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। चलिए ये हमारा बॉक्स बन गया। इसमें आपको क्या करना है कि x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है और इस बॉक्स में रखना है, इधर x और ये y। तो x का वैल्यू इसमें क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ये हमको डिसाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन हम ले रहे हैं। इसमें 2 ही आप वैल्यू रखिएगा बस। क्या वैल्यू रखिएगा, एक बार x का मान 0 रखिएगा, एक बार y का मान 0 रखिएगा, आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारा वैल्यू रख कर बताया जाएगा कि x = 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। रखना कैसे है मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ, कैसे करना है इसको। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बात को। ध्यान दीजिएगा को बताते हैं। अगर x - 7y = -42 है, अगर हम x का मान 0 रखते हैं, पुट x = 0, तो x के स्थान पर हमने 0 रख दिया, -7y = कितना, -42। तो जैसे ही हमने x का मान 0 रखा, खुद से मान रखना है, यहाँ पर खुद से मान रखना, जो मन इच्छा करे वो रख लो, लेकिन हमको इक्वेशन के हिसाब से रखना है कि छोटा वैल्यू रखेंगे ताकि हमारा छोटा मान आ जाए, इसलिए कि ग्राफ हमारा क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ग्राफ पर ज़्यादा वैल्यू, बड़े वैल्यू का ग्राफ नहीं है। तो x = 0 हो गया, तो ये क्या बचा, -7y = -42 बचा। अब 7 को इधर ले जाएंगे तो y = कितना आ जाएगा, -42/-7, तो माइनस ये कट जाएगा माइनस, और 7 से 6 बार में, तो y बराबर कितना आ गया, 6। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा, यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं, यहाँ पर x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो इस बॉक्स में हम रखेंगे, जब हमने x का वैल्यू 0 रखा था तो हमारा y का वैल्यू क्या आया, 6 आया। तो देखिए x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आया, 6। इसी तरह से बॉक्स में लिखना है। अब पुनः, अब एक बार y का वैल्यू 0 रखिए, पुनः पुट y = 0। तो इक्वेशन जो है आपका x - 7y = -42 है। अब y का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो x
-7 गुना 0 इक्वल टू कितना, -42। तो जैसे ही हमने y का वैल्यू कितना रखा y का वैल्यू 0 रखा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 इक्वल टू -42 और x बराबर कितना आ गया, -42। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू -42 आ गया। ठीक, -42 आ गया। अब यहाँ पर ही प्रॉब्लम क्या आ गया कि ये 2 वैल्यू से तो ग्राफ बन जाएगा, एकदम 2 ही वैल्यू रखना है और ग्राफ हमारा टर्न टर्न बन जाएगा। लेकिन -42 जो है इस ग्राफ में नहीं दिख रहा है, इसलिए -42 बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दूसरे इक्वेशन में यही 2 वैल्यू रखकर आपको ग्राफ बनाना है, इसलिए कि यहाँ पर जो है आपका -42 जो है लंबा जा रहा है, तो हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। हम जो है x का वैल्यू एक बार दूसरा ले रहे हैं और y का वैल्यू दूसरा। तो हम यहाँ पर y का वैल्यू जो है 7 रखते हैं। y का वैल्यू क्या रखते हैं, 7। पुनः पुट y इक्वल टू 7। तो x +7 इक्वल टू कितना, -42। तो क्या हो जाएगा, x -49 इक्वल टू -42। x इक्वल टू माइनस उधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, तो -42 + 49। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7, प्लस में 7 आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही y का वैल्यू 7 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो चलिए एक छोटा मान मिल गया। अगर ये बड़ा मान मिलता है तो हम दूसरा मान रखेंगे, नहीं तो 0 पर ही रखकर सल्टा देंगे। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन का ग्राफ बनाने का टेबल हमने निकाल लिया। अब दूसरे इक्वेशन को टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर उसका भी वैल्यू लिखते हैं। चलिए दूसरे के लिए लिखते हैं। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन क्या है, तो x - 3y इक्वल टू कितना, 6। हम बारी बारी से इसका मान रखेंगे। एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं, पुट x बराबर 0 और एक बार रखेंगे y का मान 0, पुट y इक्वल टू 0। तो x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3y इक्वल टू 6। तो -3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/-3 ये कट जाएगा 2 बार में, y इक्वल टू -2 आ गया। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू जैसे ही 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, -2। यहाँ पर लिख लिया, मैंने टेबल में लिख लिया, यहाँ पर नीचे टेबल में इसमें लिख लिया। अब हम y का मान 0 रखते हैं। इक्वेशन x - 3y इक्वल टू 6 है, तो y का मान हम जैसे ही 0 रखेंगे, 3 गुना 0 इक्वल टू कितना, 6। तो x - 0 इक्वल टू 6, x का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 6। यहाँ पर हमने टेबल रख लिया। ध्यान दीजिएगा, इस टेबल पे हमने जैसे ही y का वैल्यू 0 रखा, x का वैल्यू 6 आ गया। बस यही 2 मान रखकर आप बहुत ही आसानी से ग्राफ को बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटा मान को पहले हम इसका लाइन खींचते हैं ग्राफ पे। देखिए जब x बराबर 0 था, x बराबर जब 0 था तो y का मान कितना है, -2। तो -2 कहाँ है, यहाँ पर है, बिंदु यहाँ पर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या कि हमने 0 रखा था तो -2 आया, यहाँ पर लिख लेंगे इस बिंदु के बगल में। हमने 0 रखा था तो हमारा y का मान -2 आया था। ठीक है, उसके बाद जब x का वैल्यू y का वैल्यू 0 रखा था तो x का वैल्यू 6 आया था, तो मतलब यहाँ पर 6 आया। यहाँ पर लिख लेंगे x का वैल्यू 0 रखा था तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6। पहले x का वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू। अब ये हमारा जो है ग्राफ जो है, इस लाइन को हम मिला देंगे स्केल से। ये लाइन जो है बहुत ही सीधा जाएगा एकदम। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये लाइन जो है सीधा जाएगा, लेकिन ग्राफ पर जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मतलब कि हमने ग्राफ के ये पूरा सीक्वेंस में मापा हुआ नहीं है ना बराबर वैल्यू, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, लेकिन आपके ग्राफ पर सीधा जाएगा। तो इस तरह से इस लाइन को आप बोल दीजिएगा, ये किसका लाइन है, तो x - 3y इक्वल टू 6।
तो इस तरह से आपको ग्राफ पर लाइन खींचना है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है आपका x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 6। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, तो यहाँ पर आपका बिंदु आ जाएगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर में। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर में लिखा है इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक है। दूसरा इसका बिंदु क्या था, तो जैसे ही x का वैल्यू 7 रखा था तो y का भी वैल्यू कितना आ गया था 7। तो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट लाइन रहेगा आपका ग्राफ पर, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पर, या मतलब कि इसका बिंदु यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, तो x का वैल्यू भी 7 और y का भी वैल्यू 7। तो इस तरह से हम इसका लाइन ऐसे मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, तो हम इसका लाइन जो है इस तरह से मिला देंगे, ऐसे लाइन हमने मिला दिया, एरो के साइन दे देंगे कि ये और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। जितना दूरी ले जाना होगा ले जा सकते हैं। तो ये लाइन जो है किस इक्वेशन का है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख देंगे x माइनस 7y इक्वल टू -42 का। तो ये ग्राफ आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा, एक दूसरे को यहाँ पर काटेगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह से आपको ग्राफ पर बनाना है। देखिए सही में ग्राफ में ये आपका ऐसा बनेगा, ये ग्राफ पर बनाएंगे तो आपका इस तरह से दिख जाएगा। तो देखिए हमने लिया था यहाँ पर जो वैल्यू लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखा था, देखिए ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ पे, यहाँ पर है 0 - 2, तो यहाँ पर भी देखिए हमने लिया था 0 - 2, यहाँ पर लिए थे 0,6, तो देखिए यहाँ पर भी 0,6 है। इस तरह से ये 7 है। तो इस तरह से आपका ग्राफ पर लाइन बन जाएगा। देखिए ये सीधा लाइन गया है ग्राफ पे, तो आपका ग्राफ पर सीधा लाइन जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 0 है, तो यहाँ पर 6 0 है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो इस ग्राफ पर बनेगा, इसको बहुत ही आसानी से बनेगा, और आपको दो ही मान लेना है, एक बार x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0, ठीक है। उस स्थिति में दूसरा मान लेंगे जब हमारा वैल्यू जो है बहुत बड़ा आ रहा होगा। जब बड़ा वैल्यू नहीं आ रहा होगा तो हम x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 रखकर हम टेबल बना लेंगे। बस दो ही वैल्यू से हमारा ग्राफ जो होगा, हम x और y को 0 इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो बिंदु आएगा ना, एक x अक्ष पर आएगा और एक y अक्ष पर आएगा, और जैसे ही दो बिंदु एक x अक्ष पर आएगा और एक y अक्ष पर आ जाएगा तो हमारा स्केल जो है सीधा बैठ जाएगा, और यहाँ पर लाइन जो है थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होगा। तो इसीलिए हम दो बिंदु ले रहे हैं, एक x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0, ताकि हमारा दोनों जो बिंदु है हमारे एक x अक्ष पर आएगा और एक y अक्ष पर आएगा, इसीलिए हम ले रहे हैं। और ताकि हमको स्केल से ये लाइन खींचने में थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, एकदम सीधा लाइन जाए और हमारा ग्राफ जो है सही बने, सटीक बने, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए सेम उसी के जैसा है। यहाँ पर कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बॉल और 6 गेंद खरीदे। तो देखिए एगो गेंद खरीदा है और एक बल्ला खरीदा है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का रुपया है। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया है। क्योंकि यहाँ पर 3 गो बल्ला खरीदा है तो हमको एक गो बल्ला का पहले मूल्य पता होगा, तभी ना 3 गो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप कलम खरीदे तो एक कलम का मूल्य जो है आपका 5 रुपया है, तो आप 5 कलम खरीदेंगे तो 5 गुना 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो पहले एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात था तब ना आपने 25 रुपया खर्च किया। तो उसी तरह से आपने एक बल्ला का मूल्य कितना मान लिया 100 रुपया, और यहाँ पर एक गेंदे का और एक गेंद का मूल्य जो है कितना होगा y रुपया मान लिया। अब हम लिखेंगे बीजगणितीय निरूपण में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे,
3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। क्यों? एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये था, तो यहाँ पर 3 गो बल्ला खरीदा है तो 3 गुना 100 हो जाएगा। यहाँ पर 6 गो गेंद खरीदा है तो 6 गुना y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर कितना रुपया खर्च किया तो 3900। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या बोल रहा है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा। तो एक बल्ला मतलब कि 1 गुना x प्लस 2 गेंद 2 गुना वाई इक्वल टू, और मिलाकर कितना हो जाएगा 1300 रुपया। ये हो गया इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2। यहाँ पर x और y ज्ञात करने के लिए नहीं बोल रहा है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि एक गेंद का मूल्य ज्ञात करे और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करे, नहीं तो इन दोनों इक्वेशन को हल करके x और y का मान निकालते। यहाँ पर केवल बोल रहा है कि बीजगणितीय रूप में निरूपित करें और ज्यामितीय रूप में लिखे। तो यहाँ पर आपका हो गया, लिख सकते हैं अतः यहाँ पर लिख सकते हैं गणितीय निरूपण। ये हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण, मतलब कि बीजगणित रूप में आपने इसको व्यक्त कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। यहाँ पर लिखेंगे अब ज्यामितीय निरूपण। चलो, ग्राफीय निरूपण लिखिए। ग्राफीय निरूपण कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे? जिससे पहले ऊपर में बनाए थे पहले वाला क्वेश्चन को, सेम उसी के जैसा। यहाँ पर 2 इक्वेशन है तो 2 बॉक्स बना लीजिए। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर 2 बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर 2 बॉक्स बनाना है। और यहाँ पर वैल्यू जो है आपका बस वही रखना है आपका, एक बार x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0। ध्यान दीजिएगा, इसमें x और ये y और ये x और ये y। तो यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे हैं कि यह बहुत ही बड़ा बड़ा वैल्यू है, बहुत ही बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, बहुत ही बड़ा बड़ा आ रहा है। तो ग्राफ में भी हम इसको बड़ा बड़ा ही मानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि एक बार x का वैल्यू 0 रखो, पुट x बराबर 0, और एक बार पुट y बराबर 0। तो x बराबर 0 रखो तो 3 गुना 0 प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो 0 हो जाएगा और 6y इक्वल टू 3900। तो 6y इक्वल टू कितना हो गया तो 3900। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900/6। अब 6 से भागा दे दीजिए। जैसे 6 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर लिख दिए 6 × 1 36, 6 × 5 30। तो y का वैल्यू जो आ गया 650 आ गया। तो जैसे ही x का वैल्यू आपने 0 रखा, y का वैल्यू कितना आ गया 650। अब हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको? तो लिखेंगे 3x प्लस 6 गुना 0 इक्वल टू 3900। तो 3x इक्वल टू 3900, ये तो 0 हो गया ना, तो x इक्वल टू 3900/3। 3 से कटाइए, कितना बार में कटेगा 1300। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1300। तो यहाँ पर लिखेंगे जो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना 1300 आ गया। उसी तरह से इसको भी हम बनाएंगे। एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे।
रखते हैं 0 + 2y = 1300। तो क्या हो जाएगा 2y = 1300, y = 1300/2, y = कितना 650। यहाँ से 2 से कटाइएगा तो 650 बार में कट जाएगा। सेम उसी के जैसा आप, तो यहाँ पर x का वैल्यू जैसे 0 रखे, y का वैल्यू 650 आ गया। यहाँ पर भी अब y का वैल्यू 0 रख लीजिए, तो कितना रखेंगे x + 2 × 0 = 1300। तो x + 0 = 1300, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1300। यहाँ पे एक y का वैल्यू जैसे ही 0 रखा, अपने x का वैल्यू कितना आ गया 1300। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है टेबल एक दूसरे से मैच कर रहा है। इसका मतलब कि जब आप ग्राफ पर बनाइएगा तो दोनों लाइन एक दूसरे पर ही आएगा, दोनों लाइन क्या आएगा एक दूसरे पर ही आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाकर आपको दिखाते हैं कैसे। यहाँ पर हम आपको एक ग्राफ बनाते हैं और दिखाते हैं आपको। मैंने बोला था कि जब बड़ा वैल्यू देगा तो हम बड़ा मान लेंगे। तो ये आपका x अक्ष और y अक्ष हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू हम 1 का वैल्यू हम 100 मानेंगे, 200 मानेंगे, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। लेकिन यहाँ पर जो है आपका कितना है, एक जो है 1300 वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है 1300 है। तो हमको 1300 तक जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा एक तरफ प्लस की तरफ है 1300, तो हम थोड़ा सा इसको हम फिर से बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ को हम फिर से बनाते हैं। y का वैल्यू कितना आपका 600 तक ही है। चलो, तो ये x डैश और ये y और ये y डैश। यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1300 तक ले लिए। 1300 ही लास्ट है हमारा, तो 1300 तक हमने ले लिया। y का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीच में जो होता है आधा होता है। सबको पता है कि बीच में जो होता है आधा होता है। इधर भी 100, लेकिन -100, -200, -300, -400, -500, -600। यहाँ पर -100, -200, -300, -400, -500, 600। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ में, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना था 650। तो जब x का वैल्यू यहाँ पर 0 था तो y का वैल्यू कितना था 650। तो 650 जो है यहाँ पर आएगा। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 650। तो 0 जो होता है ये ओरिजिन हो गया आपका 0। यहाँ से हम चलेंगे इसलिए कि, और x और y दोनों के लिए जो है यहाँ पर 0 है,
लेकिन y का वैल्यू क्या है 650, तो यहाँ पर 650 है तो लिखेंगे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 650, यहाँ पर ऐसे पॉइंट दे देंगे। दूसरा जो है कह रहा है कि x का वैल्यू 1300 और y का वैल्यू 0, तो इसका मतलब कि x का वैल्यू 1300 दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा, मतलब कि x का वैल्यू 1300 आ गया और y का वैल्यू 0 आ गया। तो इस तरह से आपका जो लाइन जो है ये ऐसे जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन ग्राफ पर आपका जो है सीधा लाइन जाएगा। इस तरह से आपका लाइन जाएगा, दोनों तरफ तीर का निशान ऐसे दे दीजिएगा। और ये जो लाइन है आपका किसका है, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते थे, जैसे ही दोनों से 3 अगर कॉमन लेते तो क्या हो जाता है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना 3900, फिर ये 3 से कट जाता तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये दोनों इक्वेशन सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि दोनों जो ग्राफ होगा इसी पर होगा, तो दोनों लाइन जो होगा सेम इसी पर होगा। तो इसका भी हम लिख लेते हैं, x का वैल्यू जैसे ही 0 तो y का वैल्यू उतना ही, तो हमारा जो लाइन जो होगा इसी पर होगा और उस लाइन को इंडिकेट कर देंगे एक और तीर के निशान से ऐसे, और इसी पर यहाँ नीचे लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये पहला लाइन के लिए इक्वेशन था और ये दूसरा लाइन के लिए इक्वेशन, जो एक दूसरे पर ही यहाँ पर आ गया। आगे की एक्सरसाइज में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब ये दोनों लाइन एक ही पर आता है तो हम उसको क्या कहते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। देखिए हम लोग पहला पढ़ लिए कि पहला जो है लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को ऐसे काट देगा, ये पहला हो गया। दूसरा जो हो गया आपका एक दूसरे पर ही आ गया, और तीसरा जो आएगा एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होगा, कि मतलब एक दूसरे के पैरेलल समानांतर जाएगा। अब ये हम लोग अगला पढ़ेंगे। तो 3 टाइप का पहले ही एक्सरसाइज में आपको ये बता दिया कि इस तरह से आपको ग्राफ आगे पढ़ना है और इसके बारे में क्या कहना है आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये ग्राफ पर बनाइएगा तो इस तरह से बन जाएगा आपका ग्राफ पर, तो ये लाइन जो है आपका यहाँ आगे और बढ़ेगा 650 पर, यहाँ पर जाएगा, और ये जो लाइन जो आगे जाएगा यहाँ पर 1300 पर, यहाँ पर कटेगा, ठीक है, यहाँ पर 1300 पर आएगा। चलो आगे हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन दिया है आपका और 3 ही लाइन को दर्शाया है कि किस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 kg सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। प्रश्न के हिसाब से आपको क्या करना है कि बीजगणितीय रूप में लिखना है, तो लिखेंगे बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण में क्या लिखेंगे 2x प्लस y इक्वल टू 160 रुपया। क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 kg सेव का मूल्य 100 रुपया, तो 2 kg सेव खरीदा है यहाँ पर, तो 2 गुना x होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। और 1 kg ही अंगूर खरीदा है तो इसलिए 1 गुना y, और दोनों को मिलाकर 160 रुपया दिया है। पुनः यहाँ पर क्या कर रहा है कि 1 महीने के बाद, मैंने मान लीजिए कुछ दिन के बाद 4 kg सेव खरीदा तो 4 गुना x प्लस 2 kg अंगूर खरीदा तो 2 गुना y,
और दोनों मिलाकर 300 रुपया हो गया। मतलब 4x 2y इक्वल टू 300। यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, x प्लस 2x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 300। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 बट्टा में 2, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पर 2 इक्वेशन आपके बन गए, 2 इक्वेशन बन गए। अब 2 इक्वेशन बन गए तो अब इसको ग्राफीय विधि से अगर निरूपित करेंगे, यहाँ पर ग्राफीय निरूपण करेंगे तो यहाँ पर 2 इक्वेशन के लिए 2 डब्बा आपको बनाना होगा। यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यहाँ पर आपको डब्बा बनाना होगा दोनों के लिए। बना लीजिए इस तरह से और इसमें x और y का मान रख दीजिए। x और y का मान रख दीजिए। कैसे रखेंगे आप? तो एक बार x का वैल्यू 0 रखिए और एक बार y का वैल्यू 0 रखिए और यहाँ पर रख दीजिए। तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, पुट x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 और प्लस y इक्वल टू कितना 160। तो 0 प्लस y इक्वल टू 160, तो y बराबर कितना आ गया 160। जैसे ही 0 रखे x का मान, y का मान कितना आ गया 160। y का मान 0 रखते हैं तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो 2x बराबर 160, तो x बराबर 160 बटा में 2 80। x बराबर में कितना आ गया 80। तो यहाँ पर जैसे ही y का वैल्यू 0 रखे, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 80। यहाँ पर भी ऐसे ही रखेंगे, x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0। तो x का मान 0 रख दिए 150, तो 0 प्लस y इक्वल टू कितने 150। x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया 150। अब यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 150। तो 2x इक्वल टू 150, तो x बराबर कितना होगा 150 बट्टा में 2, x बराबर 75। तो जैसे y का मान 0 रखे x का वैल्यू कितना आ गया 75। अब हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक वैल्यू जो है बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम बड़ा मान लेकर चलेंगे। हम कितना 10 के रिस्पेक्ट में लेकर चलेंगे, इसलिए कि 100 से ऊपर है। चलो, तो अब हम यहाँ पर ग्राफ एक बना लेते हैं। ग्राफ हम बना लेते हैं। तो हम ग्राफ बनाएंगे तो 160 तक जाना है, तो मतलब कि 16 तक होना चाहिए, 16 तक हमारा होना चाहिए। तो ये जो है x अक्ष है, ये x डैश, ये y अक्ष है और नीचे में हमारा y डैश अक्ष। तो x का वैल्यू कितना, यहाँ पर 10 के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। y का वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 और 160। इस तरह से हमने ले लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 160। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पर ये 0 है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 160। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 160। हमने यहाँ पर बिंदु ले लिया है। दूसरा,
एक्स का वैल्यू 80 तो वाई का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू जैसे ही 0 लिए तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 80 आया। इसका मतलब हम लिखेंगे 80 और वाई का वैल्यू 0 है। अब हम इसको मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? तो इस तरह से हम इसको स्केल के माध्यम से ऐसे मिला देंगे। ये हमारा मिल गया। और ये किसका ग्राफ हुआ? तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे। क्या इक्वेशन लिखेंगे? तो लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का। ध्यान दीजिएगा, ये 160 का है। ठीक सेम उसी के जैसा अब हमारा क्या है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 150। तो 150 कहाँ जा रहा है आपका? यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 150, यहाँ पर बिंदु आ गया इसी के बाजू में। दूसरा, x का वैल्यू 75 आ रहा है, मतलब y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 75 और 0, और यहाँ पर लाइन ऐसी तरह से खींच देंगे, इसी तरह से ऐसे खींच देंगे। और ये जो है एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, ये कहीं भी मैच नहीं करेगा। तो ये जो इक्वेशन होगा आपका कितना होगा? आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बन गया। तो दोनों लाइन जो है एक दूसरे के क्या जा रहे हैं? पैरेलल जा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको ग्राफ बनाना होगा। आगे की एक्सरसाइज में ये आपका ऐसे ही समझाने के लिए आपको प्रश्न दे चुका है। आगे इससे संबंधित और भी जानकारी लेना होगा और हमें पढ़ना है। तो चलिए, हमारा ग्राफ जो है ये है। आपका ग्राफ में अगर बनाएंगे तो इस तरह से आपका ग्राफ में एक्चुअल ग्राफ है ऐसा बनेगा। वो मैंने हाथ से बनाया है। और देखिए यहाँ पर ये 75 आकर यहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो है 80 यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो सेम इसी के जैसा वो भी ग्राफ हमारा बनेगा। चलिए, अब हम पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1। ये एनसीईआरटी के लिए है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। लेकिन हमारा जो है बिहार बोर्ड के लिए ये एक्सरसाइज जो है 3.2 का काम करेगा। तो हम इसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ आपको क्या नहीं समझ में आया। हम अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे अच्छा से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।